हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए। इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट फर्स्ट पे हमने चार्ज और करंट को कंप्लीट किया था। इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential, that is a very important point and very important topic for your board exam. Then what is the electric potential? Suppose that it is a electric field. ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये इनफिनाइट है। इस इनफिनाइट पर कोई एग्जामिनेशन चार्ज प्लस क्यू नॉट है। इस प्लस क्यू नॉट चार्ज को इनफिनाइट से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए तक लाना है। प्लस क्यू चार्ज को उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट ए तक लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। हमें कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा। तो प्लस क्यू चार्ज को इनफिनाइट से उठा करके ए पॉइंट तक लाना है और हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। मींस अगर हमें इस प्लस क्यू को उठा करके धीरे 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 ए तक लाना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। कहां से? इनफिनाइट से। कहां तक? इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनी पॉइंट। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक। कहां से लाना है? इनफिनाइट से उठा के लाना है। देन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द वर्क डन बाय an external agent, the work done by an external agent प्लस क्यू जीरो को कोई एक्सटर्नल एजेंट ही उठा के यहां तक लाएगा। the work done by an external agent to bring a per unit charge from infinite to any point of electric field. Okay. The work done by an external agent to bring a per unit charge from infinite to any point of electric field is called electric potential. What is electric potential? The work done by an external agent to bring a per unit charge from infinite to any point of electric field is called electric potential. +1 कूलाम के चार्ज को इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क करना पड़ा, यही वर्क क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या है? एक +1 कूलाम का चार्ज है, इनफिनाइट पर है। इनफिनाइट से उठा करके इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलाम के चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहा है। 1 कूलाम के चार्ज को उठा करके कोई एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहा है। द वर्क डन, तो इस पे कुछ ना कुछ वो वर्क करेगा और जो ये वर्क करेगा यही वर्क क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इनफिनाइट से उठा करके किसी पॉइंट तक लाना है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से, और इसका जो फार्मूला होता है W एक्सटर्नल अपॉन Q। V इज इक्वल W एक्सटर्नल अपॉन Q। If Q is equal 1 coulomb, then V is equal W external। वही मैंने कहा कि 1 कूलाम के चार्ज को इनफिनाइट से उठा करके इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक लाया जाए, जो वर्क डन होगा वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। और जो इसकी यूनिट होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इसकी यूनिट होती है इस ओल्ट ने इसकी डिस्कवरी किया था, इसलिए इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओल्ट।
अब फार्मूले से देखें तो V इज इक्वल W एक्सटर्नल अपॉन Q। W एक्सटर्नल का मतलब कोई आउटर एजेंट वर्क कर रहा है अपॉन Q, देन वर्क की यूनिट जूल एंड Q की यूनिट कूलॉम्ब। तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर कूलॉम्ब। तो हम कह सकते हैं वोल्ट आर जूल पर कूलॉम्ब इसकी यूनिट होती है। 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल पर कूलॉम्ब। 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल पर कूलॉम्ब। दिस इज 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल पर कूलॉम्ब। ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो यहां से एक डिफिनीशन निकल के आती है, व्हाट इज अ 1 वोल्ट, व्हाट इज अ 1 वोल्ट। ये पता करना है कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। if work done is if work done is 1 joule, if work done is 1 joule, if work done is 1 joule to bring a, if work done is 1 joule to bring a per unit charge, to bring a per unit charge, if work done is 1 joule to bring up per unit charge from infinite to electric field at any point, then potential is electric potential is called 1 volt। 1 कूलॉम के चार्ज को इनफिनाइट से उठा करके इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़े तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनफिनाइट से उठ करके किसी फील्ड तक आया है, किसी पॉइंट तक आया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। The work done by an external agent to bring a per unit charge from infinite to any point of electric field is called electric potential। ये है इसका फार्मूला और ये है इसकी यूनिट और ये है 1 वोल्ट की डिफिनीशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इसी से रिलेटेड एक नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब ये पॉइंट आया। अभी आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपने पढ़ा कि इनफिनाइट से प्लस क्यू कूलॉम का चार्ज उठ के इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट तक गया, तो जो वर्क डन हुआ वो क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जो ये वाला चार्ज था, एग्जामिनेशन चार्ज था, वो बाहर रखा था, लेकिन इस बार एग्जामिनेशन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी पॉइंट पर होगा। दिस इज अ मेन फैक्ट। इस बार जो एग्जामिनेशन चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी पॉइंट पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही उसे एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट बी तक लाना है। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था कि इनफिनाइट से उठा करके एक पॉइंट ए तक लाया गया था। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर ही चार्ज पहले से है और उसे एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट तक लाया जाएगा। तो जो वर्क डन होगा वही वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दीज पॉइंट कहलाएगा। चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। द वर्क डन बाय the work done by an external agent, the work done by an external agent, ब्लू सही से वर्क नहीं कर रहा है, the work done by an external agent to bring a per unit charge, to bring a per unit charge from a point to another point of electric field, is called electric potential difference, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड एक
पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लाओ, जो वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ पर यूनिट चार्ज, टू ब्रिंग अ पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, इनफिनाइट से उठकर आया था, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से उठ करके दूसरे पॉइंट तक आएगा। सपोज दैट अगर आप बाहर से अपने घर के अंदर आते हो तो आप कहोगे दिस इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर अगर आप अपने घर के अंदर ही एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे तक जाते हो तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से उठ करके दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ा दैट विल बी स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इनफिनाइट से जाने पर जो वर्क करना पड़ा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, इनफिनाइट से उठकर इलेक्ट्रिक फील्ड तक जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से उठेगा और दूसरे पॉइंट में चला जाएगा। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। और अगर हम इसके फार्मूलों की बात करें, तो इसका फार्मूला भी सेम होता है, V इज इक्वल WAB, कहां से कहां तक, A से B तक लाने में वर्क डन अपॉन Q। ये दिस इज अ फार्मूला ऑफ VAB। A और B का जो पोटेंशियल डिफरेंस है WAB अपॉन Q, और WAB अपॉन Q है इफ Q इज इक्वल 1 कूलम, देन VAB इज इक्वल WAB। दिस इज, यहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि VAB इज इक्वल WAB अपॉन Q, इफ Q इज इक्वल 1 कूलम देन VAB इज इक्वल WAB। मींस इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी होती है जूल पर कूलम आर वोल्ट। इसकी डिस्कवरी भी वोल्ट ने किया था, इसीलिए कहते हैं इसकी यूनिट SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। सब कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जैसे ही होगा। एंड 1 वोल्ट इज इक्वल 1 जूल पर कूलम, और 1 वोल्ट की वही डिफिनेशन होगी जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ा है। तो ये थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों में डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, दोनों की डिफिनेशन और दोनों के फार्मूले क्या है ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थी बोथ। What is resistance? What is resistance? Resistance क्या है? Resistance कहते किसे हैं? What is resistance? Resistance कुछ भी नहीं है। Resistance is a opposing force like as. Resistance एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। Resistance is the property of conductor. Resistance is the property. Resistance is the property of conductor. Resistance is the property of conductor which oppose. Resistance is the property of conductor which oppose the flow of charge. Which oppose the flow of charge, जिसे करंट भी कहते हैं। Which oppose the flow of charge from itself. रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो कंडक्टर अपने अंदर बहने वाली करंट यानी कि चार्ज का अपोज करता है, विरोध करता है। तो वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर कंडक्टर अपने अंदर फ्लो होने वाली करंट का अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगर ये कोई कंडक्टर है, सपोज दैट कॉपर का एक वायर है, कंडक्टर है, और इस पे करंट फ्लो हो रही है I, तो ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है, ये करंट को नहीं बहने देगा। ये बोलेगा कि यू कैन नॉट फ्लो फ्रॉम मी, और जो प्रॉपर्टी इस करंट को फ्लो नहीं होने दे रही है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, यानी कि रोकने वाला। करंट फ्लो हो रहा है और उसको रोकने वाला। जैसे कि डेली लाइफ में फ्रिक्शन वर्क करता है, जब आप चल रहे होते हो तो फ्रिक्शन आपके मोशन का अपोज करता है,
है, उसी तरीके से रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर पे जब करंट फ्लो हो रही होती है तो करंट को अपोज करने वाला क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा इन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड। इन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड। इन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? सपोज दैट ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ यल है, कोई वायर वगैरह होगी जिसकी लेंथ यल है और जिसका एरिया कितना है? ए। इसकी लेंथ यल है और इसका एरिया है ए। बाय एक्सपेरिमेंट ये पता चला, फर्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर के एरिया का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। अब ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मिला दें तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल/a। ये एक इक्वेशन बन के आएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल/a मींस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल/a। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए एक साइन, एक कांस्टेंट का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड रो। ये रो एक ग्रीक वर्ड का एक लैंग्वेज है, एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं रो। सिमिलर टू पी होता है, दिस इज कॉल्ड रो L/a। दिस इज कॉल्ड रो L/a। दिस इज कॉल्ड रो L/a। आर किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? रो पर। व्हाट इज रो? रो क्या है? रो को हम बोलते हैं, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो क्या है आपका? रेजिस्टिविटी है। रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और रेजिस्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करता है? नेचर ऑफ कंडक्टर। ये आप लोग 12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे और रेजिस्टिविटी तो हमें यहां पर भी कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से। ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जो इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने पे रो यूज हुआ है, इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड नेचर ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ कंडक्टर। अब हमें पता चला कि रो पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है और एरिया पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूं इन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड, तो हमें पता चलेगा इन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड, दैट किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट निकल करके सामने आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या निकल कर सामने आएगा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो चालक कंडक्टर्स के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही लेंथ ऑफ इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। पॉइंट 2, रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एरिया इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा और एरिया डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड, नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ कंडक्टर यानी रो पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कंडक्टर यानी रो पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ कंडक्टर का मतलब कि कॉपर की वायर है या एल्यूमिनियम की वायर है, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो वही कह देते हैं किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। और कैसे डिपेंड करता है? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल। जो रेजिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। और 4 पॉइंट तो मैं बताऊं, रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इन विच फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड? लेंथ ऑफ कंडक्टर,
एरिया ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ द रूम, या फिर कह सकते हो जहां पर कंडक्टर है उसका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ये मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 4 फैक्टर हैं, जिन 4 फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किन किन फैक्टर पर? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर पर। और कैसे डिपेंड करता है वो ये आपके सामने है, और ये फार्मूला है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाने के लिए रो का यूज किया जाता है, देन R इज इक्वल रो L अपॉन A, जहां पर रो रेजिस्टिविटी है और रेजिस्टिविटी नेचर को रिप्रेजेंट करती है। रेजिस्टिविटी नेचर को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर एक बात और समझने वाली है, ओम्स लॉ, अभी जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारा, हम वहां पर पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल होता है V अपॉन आई। हाँ, जब हम किसी टर्मिनल से कनेक्टेड कर देते हैं, किसी बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं कंडक्टर को, तब जो रेजिस्टेंस होता है वो V अपॉन आई होता है। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप कह दो कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या रेजिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, बिल्कुल नहीं। केवल कंडक्टर जिस पर अभी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया है का रेजिस्टेंस सिर्फ इतनी बातों पर ही निर्भर करता है, लेंथ पर, एरिया पर, नेचर ऑफ कंडक्टर पर और टेम्परेचर पर। कभी भी ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, आप इस फार्मूले को देख के कभी भी इस पॉइंट पे मत आना कि रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करता है, या रेजिस्टेंस आई पर, करंट पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टेंस केवल इन फैक्टर पर डिपेंड करता है जो आपके सामने लिखे हुए हैं। देन ये हो गया रेजिस्टेंस की बात। और रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट होती है ओम। इसकी यूनिट होती है ओम, जिसे हम ग्रीक वर्ड के कुछ इस तरीके के वर्ड से यूज करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। हम और भी यूनिट ओम्स लॉ में इसकी बात करेंगे। ओम्स ने इसकी डिस्कवरी किया था, तो इसलिए रेजिस्टेंस की यूनिट पड़ गई ओम। और ओम्स लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर हम बहुत कुछ डिस्कशन करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर और नेचर ऑफ कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर, इतने पॉइंट पर डिपेंड करता है। चलिए इस टॉपिक को फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ ने बताया कि ये कोई कंडक्टर ले लो, ये कोई कंडक्टर ले लिया जिसका रेजिस्टेंस क्या है? R है। इस कंडक्टर को हमने के मीडियम से किसी पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्टेड कर दिया, और जिसकी वजह से पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ एक करंट I फ्लो होने लगी। अच्छा, अब ओम्स ने बताया कि इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, याद रखना ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस will directly proportional to the current। ये है ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ को और भी दूसरे तरीके से लिखेंगे, बट ओम्स लॉ ने जो अपनी फंडामेंटल डिफिनेशन दिया है वो यही है, इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बदलना चाहिए। इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, पोटेंशियल डिफरेंस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये करंट I के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस
ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको अगर मैं हटाऊं तो ये इज इक्वल आएगा के आई, वेयर के कोई कांस्टेंट है, के क्या है कोई कांस्टेंट, और इसे मैं लिखूं तो v अपॉन आई इज इक्वल कांस्टेंट, v अपॉन आई इज इक्वल कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ को सेकंड तरीके से लिख सकते हैं, इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, in fixed temperature and pressure, ratio of potential difference, ratio of potential difference and current, ratio of potential difference and current will be constant, will be constant means क्या होगा कि फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर में ये इसको फर्स्ट तरीके से, इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ओम्स लॉ ये भी है, ओम्स लॉ ये भी है, वो भी है, दोनों का मतलब भी एक है, बस उसी को सेकेंड वर्ड में लिखा गया है। इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट विल बी कांस्टेंट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट विल बी कांस्टेंट। बाद में बताया गया ये जो v अपान आई इज इक्वल कॉन्स्टेंट है, ये जो v अपान आई इज इक्वल कॉन्स्टेंट है, v अपान आई इज इक्वल कॉन्स्टेंट है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है रेजिस्टेंस, v अपॉन आई इज इक्वल आर होता है, v अपॉन आई इज इक्वल क्या होता है r। तो ओम्स लॉ को कुछ इस तरीके से फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर, the ratio of potential difference and current is called resistance, ये भी एक ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ओम्स लॉ को आप इनमें से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पोटेंशियल डिफरेंस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई, v इज इक्वल के आई, v अपॉन आई इज इक्वल कांस्टेंट। और फिर इसी को मैंने वर्ड में लिख दिया है, v अपॉन आई कांस्टेंट को बाद में बोला गया कि रेजिस्टेंस r होता है, तो इसी को मैंने सेकंड डिफिनेशन दे दिया। रेजिस्टेंस की एक मैथमेटिकल डिफिनेशन आ गई, जब बैटरी कनेक्टेड हो इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये कुछ थी ओम्स लॉ की बातें। चलिए आगे देखते हैं। हमने पढ़ा डेट v अपॉन आई इज इक्वल कांस्टेंट, हमने पढ़ लिया डेट v अपॉन आई इज इक्वल कांस्टेंट, हमने पढ़ लिया डेट v अपॉन आई इज इक्वल कांस्टेंट इज इक्वल r। अच्छा, देन v अपॉन आई इज इक्वल r, r की जो यूनिट होती है, ओम्स ने इसकी डिस्कवरी किया था। देन SI यूनिट, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम्स, इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। और अगर इसे दूसरे फॉर्म पे लिखें R करके, तो V की यूनिट हो जाती है ओल्ट और I की यूनिट हो जाती है एम्पियर, ओल्ट पर एम्पियर, ओल्ट पर एम्पियर। तो हम कह सकते हैं 1 ओम, ओम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 ओम इज इक्वल 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर एम्पियर। यहां से एक डिफिनेशन आती है, व्हाट इज 1 ओम, 1 ओम क्या है, 1 ओम क्या है, व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम। देन 1 ओम की डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। इफ करंट इज फ्लोइंग if current is 1 ampere from 1 volt battery, if current is 1 ampere from 1 volt battery, if current is 1 ampere from 1 volt battery, then resistance is called 1 ओम। दिस इज अ डिफिनेशन ऑफ दी 1 ओम की अगर करंट 1 एम्पियर है 1 वोल्ट की बैटरी से, तो जो कंडक्टर पे रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 ओम। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इस फार्मूले से आप ये मत समझ लेना कि रेजिस्टेंस वोल्ट पर और आई पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो फैक्टर मैंने बताया सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड करता है। देन अब आपको समझ में आया होगा कि 1 ओम क्या है। इफ करंट इज
1 एम्पियर फ्रॉम 1 वोल्ट बैटरी, 1 वोल्ट की बैटरी अगर 1 एम्पियर का करंट दे रही है तो आप ये कह सकते हो कि रेजिस्टेंस कितना है उस कंडक्टर का, 1 ओम है। देन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। नेक्स्ट पॉइंट्स है, स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है VI ग्राफ। VI ग्राफ, VI ग्राफ। VI ग्राफ बहुत ही सिंपल ग्राफ है तो इस पे बहुत कुछ सीखने को, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। VI ग्राफ, y एक्सिस पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर दिया जाए और x एक्सिस में I को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, if represent in y axis of potential difference and x axis represent current। y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करे? पोटेंशियल डिफरेंस को। y एक्सिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल डिफरेंस v एंड x एक्सिस रिप्रेजेंट करे I को। y एक्सिस v को पोटेंशियल डिफरेंस को और x एक्सिस I को रिप्रेजेंट करे। इफ y एक्सिस represent potential difference and x axis represent current, then plotting graph is called VI graph। सिंपली है कि if y axis represent volt and x axis represent r, then plotting graph is called VI graph। और VI ग्राफ हमेशा एक लीनियर होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। प्रॉपर्टी ऑफ द VI ग्राफ की बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ VI ग्राफ, प्रॉपर्टी ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा? VI ग्राफ इज ऑलवेज straight line। VI graph always straight line for ohmic circuit in fixed temperature and pressure। ये मैंने पहले ही बताया है कि ओम्स लॉ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर में काम करता है, इन फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि VI ग्राफ होता कैसा है। VI ग्राफ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर में ओमिक सर्किट के लिए VI ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन। VI ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन फॉर ओमिक सर्किट। VI ग्राफ ओमिक सर्किट के लिए कैसी होगी? एक सीधी रेखा हमेशा होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ओमिक सर्किट क्या है? व्हाट इज ओमिक सर्किट? ओमिक सर्किट किसे कहते हैं? द सर्किट हु फॉलो द रूल्स ऑफ ओम, the circuit who follow the rules of ohm, the circuit who follow the law of ohm, the circuit whose follow the law of ohm, the law of ohm is called ohmic circuit, सेकेंड क्या है? नॉन ओमिक सर्किट। व्हाट इज नॉन ओमिक सर्किट? नॉन ओमिक सर्किट सिंपली आप कह सकते हो द सर्किट हु डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ is called non-ohmic
सर्किट। तो अब सिंपली आपको समझ में आएगा ओमिक सर्किट क्या है, नॉन ओमिक सर्किट क्या है। जो ओम्स के लॉ को फॉलो करेंगे ओमिक सर्किट, जो ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे नॉन ओमिक सर्किट। तो इस तरीके से ये वी आई ग्राफ है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया, वी आई ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन फॉर अ ओमिक फॉर अ ओमिक सर्किट इन अ फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये ओमिक सर्किट है और ये नॉन ओमिक सर्किट है। अब बात करते हैं एक इसके इंपॉर्टेंट दूसरे पॉइंट, इसका जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है तो ये हो गया। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट the slope of VI graph represent resistance. The slope of VI graph represent resistance। जो VI ग्राफ की ये जो स्लोप है ना ये R को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? R को। ये V है तो सपोज यहां से यहां तक कितना होगा V, और ये I है, देन tan थीटा इज इक्वल कितना आ जाएगा? tan थीटा इज इक्वल आ जाएगा V अपॉन I, मीन्स tan थीटा इज इक्वल V अपॉन I, और tan थीटा V अपॉन I को हम कह सकते हैं R, मीन्स R इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल V अपॉन I। दिस इज अ सेकेंड पॉइंट और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। जो VI ग्राफ की जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? रेजिस्टेंस R को रिप्रेजेंट करेगी। tan थीटा इज इक्वल V अपॉन I इज इक्वल R। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये ओम्स लॉ था और ओमिक सर्किट था और ओम्स VI ग्राफ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या है? व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? तो एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है, दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास ये है, तीसरा रेजिस्टेंस आपके पास ये है। इन तीन रेजिस्टेंस को ऐड करना है। टू एडिंग मेथड ऑफ रेजिस्टेंस is called combination of resistance। combination of resistance दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस को जिन मेथडों से आप ऐड करते हो दैट मेथड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आप किस मेथड से कॉम्बिनेशन करते हो, किस मेथड से ऐड करते हो रेजिस्टेंस को? एक रेजिस्टेंस R1 है, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2 है। इस R1 और इस R2 को आप किस मेथड से रिप्रेजेंट करते हो? किस मेथड से आप R1 और R2 को किस मेथड से आप ऐड करोगे? दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को दो तरीकों से आप कर सकते हो और रेजिस्टेंस को ऐड करने के दो मेथड है। हियर इज टू मेथड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फर्स्ट सीरीज मेथड, सेकेंड रेजिस्टेंस मेथड, सेकेंड पैरेलल मेथड। फर्स्ट सीरीज मेथड और सेकेंड पैरेलल मेथड। चलिए बात करते हैं सीरीज मेथड की। सीरीज मेथड, what is a series method and what is a parallel method? What is a parallel method? डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, सीरीज मेथड और पैरेलल मेथड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि लाइटिंग यहाँ की डिस्टर्ब कर रही है और लेक्चर कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो वीडियो को यही फिनिश करते हैं। सीरीज मेथड एंड पैरेलल मेथड के आगे के जितने भी पार्ट हैं, इस लेक्चर के आगे के जितने भी पार्ट हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीटली इस चैप्टर को फिनिश कर रहे होंगे विथ न्यूमेरिकल। तो आप सभी प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बाय, गुड बाय।